मैं लाइट ऑफ करके नहीं सो सकता। इमामा ने हैरत से उसे देखा। उसने सालार को सोने से पहले लाइट ऑफ करने के लिए कहा था। फौरी तौर पर इमामा की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। अगर वो लाइट ऑफ करके नहीं सो सकता था तो वो लाइट ऑन रखकर नहीं सो सकती थी, लेकिन वो ये बात उसे इतनी बेतकल्लुफी से नहीं कह सकती थी जितनी इत्मीनान से वो उसे कह रहा था। क्या हुआ? अलार्म सेट करके सेल फोन को हेड साइड टेबल पर रखते हुए उसे देखकर ठिठका। वो कंबल लपेटे उसी तरह बेड पर बैठी जैसे कुछ सोच रही थी। इस सालार की घर उसकी पहली रात थी। कुछ नहीं, वो अपने बाल लपेटते हुए अपना तकिया सीधा करने लगी। तुम शायद लाइट ऑफ करके सोती हो। सालार को अचानक खुद ही एहसास हो गया था। वो बिस्तर पर लेटते लेटते रुक गई। हमेशा उसने बेसाख्ता कहा, फिर कुछ करते हैं। सालार ने बेसाख्ता गहरा सांस लेकर सर खुजाते हुए सोचने वाले अंदाज में कमरे की लाइट्स का जायजा लिया। मैं देखता हूँ। दूसरे बेडरूम में जीरो का बल्ब है। अगर वो बात करते करते रुक गया। इमामा की तासरा से उसे लगा कि यह हल भी उसके लिए काबिल कबूल नहीं था। जीरो के बल्ब की कितनी रोशनी होती? सालार ने कुछ हैरानी से उसे देखकर कहा। कमरे में थोड़ी सी भी रोशनी हो तो मैं नहीं सो सकती। मैं अंधेरे में सोती हूँ। उसने पूरी संजीदगी के साथ अपना मसला बताया। अजीब आदत है, वो बेसाख्ता कहकर हंसा। उसकी बात से ज्यादा उसकी हंसी इमामा को खिली। ठीक है, लाइट ऑन रहने दे, उसने आहिस्ता से कहा। नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं उसे ऑफ कर रहा हूँ। दोनों बैक वक्त अपने अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हुए थे। सालार ने लाइट ऑफ कर दी और फिर सोने के लिए खुद भी बिस्तर पर लेट गया। लेकिन वो जानता था ये उसके लिए मुश्किल तरीन काम था। मार्गला की पहाड़ी पर 8 साल पहले गुजारी हुई उस एक रात के बाद वो कभी कमरे की लाइट बंद करके नहीं सो सका था। लेकिन इस वक्त उसने मजीद बात नहीं की। चंद घंटों के बाद उसे दोबारा सहरी के लिए उठ जाना था। वो चंद घंटे बिस्तर पर चुपचाप लेटकर गुजार सकता था। वैसे भी अंधेरा था, पर आज वो अकेला नहीं था। कुछ देर दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। समझ में नहीं आ रहा था कि बात का आगाज कैसे करें। सालार के लिए खामोशी का ये वक्फा ज्यादा तकलीफदा था। तारीकी में इमामा ने सालार को गहरा सांस लेकर कहते सुना, अब अगर इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ मैं लाइट ऑफ करके तो कोई हाथ ही पकड़ ले। इमामा को बेइख्तियार हंसी आई। वो अंधेरे में उसके कुछ करीब ही और सालार के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें डर लग रहा है क्या? उसके लहजे में नरमी और अपनायत थी। अगर हाँ कहूंगा तो क्या करोगी? सालार ने जानबूझकर उसे छेड़ा। तसल्ली दूंगी और क्या करूंगी? वो महजूब हुई थी। जैसे आप दे रही हो। उसे इमामा को तंग करने में मजा आ रहा था, लेकिन ये जुमला कहने से पहले उसने अपने सीने पर धरे उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसके मतौखा जवाबी अमल को सालार से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। इमामा वाकई हाथ हटाने वाली थी। डर क्यों लगता है तुम्हें? इमामा ने मौजू बदलने की कोशिश की। डर नहीं लगता, बस सिर्फ सो नहीं सकता। क्यों? वो उससे पूछ रही थी। वो फौरी जवाब नहीं दे सका। मार्गला की रात सालार की नजरों में घूमने लगी थी। इमामा चंद लम्हे उसके जवाब का इंतजार करती रही, फिर बोली, बताना नहीं चाहते? सालार को हैरानी हुई। वो कैसे उसका जहन पढ़ रही थी और ऐसा कब से है? इमामा ने अपने सवाल को बदल दिया था। 8 साल से, सालार ने जवाब दिया। वो मजीद कोई सवाल नहीं कर सकी। उसे भी बहुत कुछ याद आने लगा था। 8 साल वो 8 साल से अंधेरे से खौफ ज़दा थी और वो 9 साल से रोशनी से खौफ खाती फिर रही थी, दुनिया से छुपती फिर रही थी। उसने सालार से फिर कोई सवाल नहीं किया। एक दूसरे के वजूद में पेवस्त कांटों को निकालने के लिए एक रात नाकाफी थी। वो अब उसके हाथ की पुश्त को चूमकर उसे अपनी बंद आंखों पर रख रहा था। इमामा बेख्तियार रंजीदा हुई। मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, उसने कहा। नहीं, अंधेरा अच्छा लगने लगा है मुझे। उसी तरह उसका हाथ आंखों पर रखे बड़बड़ाया था। बहुत नरमी से झुककर उसने इमामा के चेहरे को अपने होठों से छुआ। वो उससे बातें करता है कि सुख सोया था उसे अंदाजा ही नहीं, और अब वो जागा तो उसे हैरत हो रही थी। अंधेरे में सोना इतना मुश्किल और इतना खौफनाक साबित नहीं हुआ था जितना वो समझता रहा था। कंबल को कुछ ऊपर खींचते उसने गर्दन तक ढांप दिया और फिर लैंप ऑफ करते हुए बड़े एहतियात से बिस्तर से उठ गया। ड्राइंग रूम की तरफ जाते जाते अपने सेल फोन पर लगा अलार्म ऑफ कर गया। वॉशरूम में उसने वॉश बेसिन पर इमामा के हाथ से उतरी कांच की कुछ चूड़ियां और उसके इयररिंग्स देखे। उसने इयररिंग्स उठा लिए। वो देर तक उन्हें अपने हाथ की हथेली पर रखे देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत थे, मगर अब पुराने हो रहे थे। जिस वक्त वो नहा कर बाहर निकला वो तब भी गहरी नींद में थी। कमरे की लाइट ऑन किए बगैर वो दबे पांव बेडरूम से बाहर आ गया।
بہت دور کسی مسجد میں کوئی نعت پڑھ رہا تھا، یا محمد۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ سمجھنا مشکل تھا۔ اس نے سٹنگ ایریا کی لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن کرتے اس کی نظر سینٹرل ٹیبل پر پڑے کافی کے 2 مگز پر پڑی۔ وہ دونوں رات کو وہیں بیٹھے کافی پیتے باتیں کر رہے تھے۔ صوفے پر اس کی اونی شال پڑی تھی جس میں اپنے پاؤں چھپائے بیٹھی رہی تھی۔ رات ایک بار پھر جیسے کسی خواب کا قصہ لگنے لگی تھی۔ بے یقینی تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی، خوش قسمتی کہ اب بھی گمان بنی ہوئی تھی۔ وہ بھول گیا کہ بیڈ روم سے یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے واقعی سب کچھ بھول گیا تھا۔ بس وہ تھی اور وہ تھی تو بس سب کچھ تھا۔ اس کے سیل پر آنے والی فرقان کی کال نے ایک دم اسے چونکا دیا تھا۔ کال ریسیو کیے بغیر وہ بیرونی دروازے کی طرف گیا۔ وہ اسے سحری دینے آیا تھا۔ اس کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ مندی آنکھوں کے ساتھ اس نے لیتے لیتے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے اس الارم کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن الارم کلاک بند ہونے کی بجائے نیچے کارپیٹ پر گر گیا۔ امامہ کی نیند ایک دم غائب ہو گئی۔ الارم کی آواز جیسے اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ جھلا کر اٹھی تھی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیار کپ کپائی۔ سردی بہت تھی۔ اس نے کمبل ہٹاتے ہوئے بیڈ کی پائتی کی طرف اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے جھک کر کارپیٹ پر دیکھا۔ اب بھی بج رہا تھا مگر نظر اب بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ تبھی اس نے اچانک کوئی خیال آنے پر سالار کے بستر کو دیکھا۔ وہ خالی تھا۔ اسے جیسے ایک دم یاد آئے کہ وہ کہاں تھی۔ جھنجھلاہٹ ایک دم غائب ہوئی تو اور ساتھ ہی الارم کی آواز بھی۔ اس سحری کا وقت تھا۔ امامہ سالار کے گھر پر تھی اور اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ وہ دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمبل کے کونے سے اس نے اپنے کندھے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کچھ کم ہوئی۔ اس نے پہلی بار اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو غور سے دیکھا۔ وہاں رات کو سالار نے گھڑی رکھی تھی لیکن اب وہاں نہیں تھی۔ ایک چھوٹا رائٹنگ پیڈ اور پین بھی تھا۔ پاس ہی کارڈلیس فون تھا۔ پانی کی ایک چھوٹی بوتل بھی وہیں تھی اور اس کے پاس اس کا سیل پڑا تھا۔ اسے ایک بار پھر الارم کلاک کا خیال آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے الارم نہیں لگایا تھا۔ ایک کام سالار کا تھا، شاید اس نے اپنے لیے الارم لگایا تھا۔ پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ بیڈ کی وہ سائڈ جو رات کو اس نے سونے کے لیے منتخب کی تھی وہ سالار کا بستر تھا۔ وہ عادتاً دائیں طرف گئی تھی اور سالار اسے روک نہیں سکا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ پھر اس نے بے حد ڈھیلے انداز میں اپنے سیل فون اٹھا کر ٹائم دیکھا اور جیسے کرنٹ کھا کر اس نے کمبل اتار پھینکا۔ سحری ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی تھی اور سالار و الارم یقیناً اسے بیدار کرنے کے لیے لگا کر گیا تھا۔ اسے بے ساختہ غصہ آیا۔ وہ اسے خود بھی جگا سکتا تھا۔ جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے لانچ میں گئی اس کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ کم از کم آج اس سے خوشگوار موڈ میں ہی سامنا چاہتی تھی۔ سٹنگ ایریا کی ڈائننگ ٹیبل پر سحری کے لیے کھانا رکھا تھا۔ بہت تیزی سے کچن میں کھانے کے برتن لینے کے لیے گئی تھی لیکن سنک میں 2 افراد کے استعمال شدہ برتن دیکھ کر اسے جیسے دھچکا لگا تھا۔ وہ کھانا یقیناً فرقان کے گھر سے آیا تھا اور وہ فرقان کے ساتھ ہی کھا چکا تھا۔ اسے خواہ مخواہ خوش فہمی بھی تھی کہ آج اس کے گھر میں پہلی سحری تو ضرور اسی کے ساتھ کرے گا۔ بوجھل دل کے ساتھ ایک پلیٹ لے کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی لیکن چند لقموں سے زیادہ نہیں لے سکی۔ اسے کم از کم آج اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کھانا چاہیے تھا۔ امامہ کو واقعی بہت رنج ہوا تھا۔ چند لقموں کے بعد یہ بڑی بے دلی سے ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے آسان ہونے لگی تھی۔ جب اسے پہلی بار خیال آیا کہ سالار گھر پر نظر نہیں آ رہا، اپنے ہاتھ میں موجود پلیٹ دھوتے دھوتے اسے اسی طرح سنک میں چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اس نے سارے گھر میں دیکھا، وہ گھر میں نہیں تھا۔ پھر کچھ خیال آنے پر وہ بیرونی دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ مقفل تھا لیکن ڈور چین ہٹی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً گھر پر نہیں تھا۔ کہاں تھا اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ اس کی شادی کے دوسرے دن اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر کتنی بے فکری سے غائب ہو گیا تھا۔ اسے پچھلی رات کی ساری باتیں جھوٹ کا پلندہ لگی تھی۔ واپس کچن میں آ کر وہ کچھ دیر بے حد دل شکستی کی کیفیت میں سنک میں پڑے برتنوں کو دیکھتی رہی۔ وہ محبوبہ سے بیوی بن چکی تھی مگر اتنی جلدی تو نہیں۔ لاس برداری نہ سے خیال تو کرنا چاہیے۔ اس کی عزدگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اتنا بدل سکتا ہے مگر رات کو تو اس کی رنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ یقیناً سب کچھ جھوٹ کہہ رہا ہوگا ورنہ میرا کچھ تو خیال کرتا۔ اور رنجیدگی اب صدمے میں بدل رہی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی اور سالار کا ابھی بھی کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اسے تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ اگر وہ فجر کی نماز کے لیے بھی گیا تھا تو اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ پھر اس نے اس تشویش کو سر سے جھٹک دیا۔ سالار جس وقت دوبارہ اپارٹمنٹ میں آیا وہ گہری نیند میں تھی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف تھی اور ہیٹر آن تھا اور فرقان فجر کی نماز سے
بہت دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ دونوں وہیں سے بلڈنگ کے جم میں چلے جاتے اور تقریباً 1 گھنٹے کے ورک آؤٹ کے بعد وہاں سے آتے۔ اور آج یہ دوران آمنہ کی امامہ ہونے کی وجہ سے کچھ لمبا ہو گیا تھا۔ فرقان سحری کے وقت ان دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اور وہ بوجھ کا بیٹھا رہ گیا اور رات کو سالار کے جس بیان کو صدمے کی وجہ سے ذہنی حالت میں ہونے والے کسی خراب کا نتیجہ سمجھ رہا تھا، وہ کوئی ذہنی خرابی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھے سحری کر رہا تھا۔ فرقان اسے رشک سے دیکھ رہا تھا۔ رشک کے علاوہ کوئی اس پر کر بھی کیا کر سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ سالار نے سحری کرتے اس کی اتنی لمبی خاموشی پر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا ایکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آج اپنی نظر اتروانا، فرقان نے بالآخر اس سے کہا۔ اچھا، وہ ہنس پڑا۔ اس سے زیادہ احمقانہ بات کم از کم اس گفتگو کے بعد کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، فرقان نے اپنی گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے سے زیادہ اسے ہضم کرنے میں اس وقت دقت ہو رہی تھی۔ کسی کو بھی ہو سکتی تھی سوائے سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کے جو اس وقت کانٹے کے ساتھ آملیٹ کا آخری ٹکڑا اپنے منہ میں رکھ رہا تھا۔ اور اگر کوئی صدقہ وغیرہ دے سکے تو وہ بھی بہتر ہے۔ فرقان نے اس کے رد عمل کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سارا رب بھی خاموش رہا۔ آمنہ سحری نہیں کرے گی، فرقان کو ایک دم خیال آیا۔ سو رہی ہو ابھی؟ میں الارم لگا آیا ہوں، ابھی کافی وقت ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے میں۔ سالار نے کچھ لاپرواہی سے اس سے کہا۔ فرقان اب بس کرو، اس سے بات کرتے کرتے ایک بار پھر فرقان کی نظروں سے جھنجھلایا۔ وہ پھر اسے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا بند کرو، اس نے اس بار کچھ خفگی سے فرقان سے کہا۔ تم بہت نیک آدمی ہو سالار، اللہ تم سے بہت خوش ہے۔ وہ آملیٹ کا ایک اور ٹکڑا لیتے فرقان کی بات پر ٹھٹک گیا۔ اس کی بھوک ایک دم ختم ہو گئی تھی۔ مزید ایک لفظ کہے بغیر اس نے پلیٹ پیچھے ہٹا دیا اور اپنے برتن اٹھا کر اندر کچن میں لے گیا۔ وہ خوشی، سرشاری، اطمینان اور سکون جو کچھ دیر پہلے جیسے اس کے پورے وجود سے چھلک رہا تھا، فرقان نے پلک جھپکتے اسے دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھا۔ مسجد کی طرف جاتے فرقان نے بالآخر اس سے پوچھا تھا، اتنے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ اسی طرح خاموشی سے چلتا رہا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ اب بھی خاموش رہا۔ مسجد کے دروازے پر اپنے جوگرز اتار کر اندر جانے سے پہلے اس نے فرقان سے کہا، مجھے تم سب کچھ کہہ لینا فرقان، لیکن کبھی نیک آدمی مت کہنا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ سالار مسجد میں داخل ہو گیا تھا۔ امامہ کی آنکھ 11 بجے سیل فون پر آنے والی کال سے کھلی تھی۔ وہ ڈاکٹر سبت علی تھی۔ ان کی آواز سنتی اس کا دل بھر آیا تھا۔ میں نے آپ کو نیند سے جگویا؟ وہ موزن خانہ انداز میں بولی۔ انہوں نے اس کی روندھی آواز پر غور نہیں کیا تھا۔ نہیں، میں اٹھ گئی تھی، اس نے بستر سے اٹھتے ہوئے جھوٹ بولا۔ وہ اس کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ تقریباً خالی الذہنی کے عالم میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ چند منٹ اور بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ کال ختم کرتے اس کی نظر اپنے سیل فون پر چمکتے ہوئے نام پر پڑی تھی۔ وہ چونک اٹھی۔ اسے فوری طور پر یاد نہیں آیا کہ اس نے سالار کا نام اور فون نمبر کب محفوظ کیا تھا۔ یقیناً یہ بھی اسی کا کارنامہ ہوگا۔ اس نے اس کا SMS پڑھنا شروع کیا۔ پلیز جاگنے کے بعد مجھے میسج کرنا، مجھے ضروری بات کرنا ہے۔ اسے نہ جانے کی اس کا میسج پڑھ کر غصہ آیا۔ بڑی جلدی یاد آ گئی ہیں۔ وہ میسج کا ٹائم چیک کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ شاید 10:50 پر آیا تھا۔ اگر آفس جاتے ہو اسے میں یاد نہیں آئی تو آفس میں بیٹھ کر کیسے آ سکتی ہو؟ وہ اس وقت اس سے جی بھر کر بدگمان ہو رہی تھی اور شاید ٹھیک ہی ہو رہی تھی۔ وہ پچھلی رات کے لیے چیف گیسٹ تھی اور اگلی صبح وہ اس کے ساتھ بن بلائے مہمان جیسا سلوک کر رہا تھا۔ کم از کم امامہ اس وقت یہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس وقت وہ باتیں سوچ رہی تھی جو سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ وہ کچھ عجیب انداز میں خود تلسی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے کمبل تہہ کرتے ہوئے بستر ٹھیک کیا اور بیڈ روم سے باہر نکل آئی۔ اپارٹمنٹ کی خاموشی نے اس کی اداسی میں اضافہ کیا تھا۔ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ کچن کے سنک میں وہ برتن ویسے ہی موجود تھے جس طرح وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ بھلا کیوں دھوتا ہے؟ یہ سارے کام تو ملازماؤں کے ہوتے ہیں، لیکن میں تو نہیں دھوں گی، چاہے ایک ہفتہ ہی پڑے رہے، میں ملازمہ نہیں ہوں۔ ان برتنوں کو دیکھ کر اس کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اس وقت تو ہر بات منفی انداز میں لے رہی تھی۔ وہ بیڈ روم میں آئی تو اس کا سیل فون بج رہا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کو خیال آیا کہ شاید سالار کی کال ہو، لیکن وہ مریم کی کال تھی۔ امامہ کا حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے بڑے اشتیاق کے عالم میں امامہ سے پوچھا، سالار نے منہ دکھائی میں کیا دیا تمہیں؟ امامہ چند لمحے بول نہیں سکی۔ اس نے کوئی تحفہ نہیں دیا تھا اسے۔ سالار کے نام اعمال میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ امامہ نے کچھ
दिल शिकस्ता अंदाज में कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाद में दे देगा, शायद इसे ख्याल नहीं आया। मरियम ने बात बदल दी थी, लेकिन उसका आखिरी जुमला इमामा को चुभा। उसे ख्याल नहीं आया। हाँ, वाकई उसे ख्याल नहीं आया होगा। वो बेहद खफी के आलम में सोचती रही। सालार से उसके गिले शिकवे उस घर में आने के दूसरे दिन ही शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो लाशऊरी तौर पर उसकी कॉल की मुंतजर थी। कहीं न कहीं उसे अब भी उम्मीद थी कि जो कम अज़ कम दिन में एक बार तो उसे कॉल करेगा, कम अज़ कम एक बार। एक लम्हे को उसे ख्याल आया कि उसे मैसेज करके उसे अपने होने का एहसास तो दिलाना चाहिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने उस ख्याल को जहन से झटक दिया। वो बेहद बेदिली से अपने कपड़े निकाल कर नहाने के लिए चली गई। वॉशरूम से बाहर निकलते उसने सबसे पहले सेल फोन चेक किया था। वहाँ कोई मैसेज था और न कोई मिस्ड कॉल। चंद लम्हे वो सेल फोन पकड़े बैठी रही। फिर उसने अपनी सारी आना और सारी गुस्से को बालाए ताक रखकर उसे मैसेज कर दिया। उसका ख्याल था उसे फौरन कॉल करेगा, लेकिन उसका ये ख्याल गलत साबित हुआ था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसने अपनी आना का कुछ और मिट्टी करते उसे मैसेज किया। बात सिर्फ मैसेज भी तो नहीं है। उसने अपनी इज्जत नफ्स की मलामत से बचने के लिए बेहद कमजोर तावील तलाश की। आजकल वैसे भी नेटवर्क और सिग्नल्स का इतना मसला है। इज्जत नफ्स ने उसे जवाबन डूब मरने के लिए कहा था। फोन अब भी नहीं आया था। लंच ब्रेक के बावजूद माह रमजान न होता तो शायद इस वक्त अपनी इज्जत नफ्स को उसके लंच में मसरूफ होने का बहाना पेश करती। अब वो वाकई नाखुश थी, बल्कि नाखुश से भी ज्यादा। अब उसका दिल रोने को चाह रहा था। कुछ देर बाद उसने सालार के सेल पर कॉल की। 2 बेल्स के बाद कॉल किसी लड़की ने रिसीव की। एक लम्हे के लिए मामा की समझ में नहीं आया। वो सालार के बजाय किसी लड़की की आवाज़ की तवक्का नहीं कर रही थी। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ मैम? लड़की ने बड़ी शाइस्तगी के साथ उससे पूछा। मुझे सालार से बात करनी, उसने कुछ तजर्जब से कहा। सालार सिकंदर साहब तो एक मीटिंग में। अगर आप कोई क्लाइंट है और आपको बैंक से मुतल्लिका कोई काम है तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप मैसेज छोड़ दें उनके लिए। मीटिंग में ब्रेक आएगी तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। उस लड़की ने बेहद प्रोफेशनल अंदाज में कहा। इमामा खामोश रही। हेलो मिस इमामा। उस लड़की ने यकीनन सालार के सेल पर उसकी आईडी पढ़कर उसका नाम लिया था। वो अब उससे मतवज्जा कर रही थी। मैं बाद में कॉल कर लूंगी। उसने बदली के साथ फोन बंद कर दिया। तो मीटिंग में और इस वक्त सेल तक उसके पास लिए और मुझे कह रहा था कि मैं जागने के बाद उसे इन्फॉर्म करूं। किस लिए? वो दिल बर्दाश्त हो गई थी। अरे बेटा, मैं तो कब से तुम्हारे फोन के इंतजार में बैठी हूँ। तुम्हें अब याद आई सईदा अम्मा की? सईदा अम्मा ने उसकी आवाज़ सुनते ही गिला किया। उसने जवाबन बेहद कमज़ोर बहाने पेश किए। सईदा अम्मा ने उसकी वजाहतों पर गौर नहीं किया। साला ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? उसने सवाल के मज़मरात को सूरत हाल में सोचे बगैर पूछा और इमामा के सब्र का जैसे पैमाना लबरेज हो गया था। वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। सईदा अम्मा बुरी तरह घबरा गई थी। क्या हुआ बेटा? अरे इस तरह क्यों रो रही हो? मेरा तो दिल घबराने लगा। क्या हुआ आमना? सईदा अम्मा को जैसे ठंडे पसीने आने लगे थे। साला ने कुछ कह दिया है क्या? सईदा अम्मा को सबसे पहला ख्याल यही आया था। मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, इमामा ने उनके सवाल का जवाब दिए बगैर कहा। सईदा अम्मा की हवास बख्तवी में इजाफा हुआ। मैंने कहा था भी आपसे। वो रोती जा रही थी। क्यों अपनी पहली बीवी की बातें करता रहा है तुमसे? सईदा अम्मा ने सालार के हवाले से वाहिद खदशे के बेख्तियार जिक्र किया। पहली बीवी? इमामा ने रोते रहते कुछ हैरानी से सोचा, लेकिन सालार के लिए इस वक्त उसके दिल में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि उसने बिला सोचे समझे सईदा अम्मा के खदशे की तस्दीक की थी। जी, उसने रोते हुए जवाब दिया। सईदा अम्मा के सीने पर जैसे घुसा लगा। एक खदशा तो नहीं था, लेकिन उनका ख्याल था कि अपने घर ले जाते ही पहले दिन तो कम अज कम अपने उस कई साल पुराने मनकोहा का जिक्र नहीं करेगा। इमामा को सालार पर क्या गुस्सा आना था जो सईदा अम्मा को आया था। उन्हें एकदम पछतावा हुआ था। वाकई क्या जरूरत थी यूँ राह चलते किसी भी 2 टके आदमी को पकड़ कर यूँ उसकी शादी कर देने की? उन्होंने पछताते हुए सोचा। तुम फिक्र न करो, मैं खुद सफ्त अली भाई से बात करूंगी। सईदा अम्मा बेहद गुस्से में कहा। कोई फायदा नहीं अम्मा, बस मेरी किस्मत ही खराब है। सईदा अम्मा के पास आने वाली औरतों के मुंह से कई बार सुना हुआ घिसा पिटा जुमला किसी तरह उसकी जबान पर आ गया। उसका अंदाजा इमामा को नहीं हुआ, लेकिन इस जुमले ने सईदा अम्मा के दिल पर जैसे आरी चला दी। अरे क्यों किस्मत खराब है? कोई जरूरत नहीं वहां रहने की, तुम अभी आ जाओ उसके घर से। अरे मेरी मासूम बच्ची पर इतना जुल्म, हमने कोई जहन्नम में थोड़ा फेंकना है तुम्हें? इमामा को उनकी बातों पर और रोना आया। खुद तरसी का अगर कोई माउंट एवरेस्ट होता तो उस वक्त उसकी चोटी पर झंडा गाड़ कर बैठी होती। बस तुम अभी रिक्शा ला और मेरी तरफ आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं उधर बैठने रहने की।
सईदा अम्मा ने दो टोक अंदाज में कहा। एक गुफ्तगू मजीद जारी रहती तो शायद इमामा बगैर सोचे समझे रोते हुए उसी तरह वहां से चल भी पड़ती। उस वक्त कुछ इतनी जज्बाती हो रही थी, लेकिन सालार के सितारों की गर्दिश उस दिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए अच्छी साबित हुई। सईदा अम्मा से बात करते करते कॉल कट गई थी, उसका क्रेडिट खत्म हो गया था। इमामा ने लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं मिली। शायद सईदा अम्मा ने फ़ोन का रिसीवर क्रेडल पर ठीक से नहीं रखा था, वो बुरी तरह झंझलाई। सईदा अम्मा से बात करते उतनी देर में पहली बार बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, यूँ जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। उसे उस जिस मुतसब जानिबदारी की ज़रूरत थी उन्होंने उसे वही दी थी। उनसे बात करते हुए रवानी और फरमानी से बहने वाले आंसू अब एकदम खुश्क हो गए थे। वहां से 10 मील के फासले पर अपने बैंक के बेडरूम में बैठी इवोल्यूशन टीम को दी जाने वाली प्रेजेंटेशन के अख्तितामिया सवाल जवाब के सेशन पर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट फैक्टर से मुतल्लिका किसी सवाल के जवाब में बोलते हुए सालार को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके घर पर मौजूद उसकी एक दिन की बीवी और 9 साल महबूबा घर पर बैठी उसकी साख और नाम का तियापांछा करने में मसरूफ़ थी, जिसको उस वक्त उस वजाहत की इस इवैल्यूएशन टीम से ज़्यादा ज़रूरत थी। सोना हो गया, रोना भी हो गया, अब और क्या रह गया था। इमामा ने टिश्यू पेपर से आंखें और नाक रगड़ते बुलाकर रिसीवर रखते हुए सोचा। उसे किचन के सिंक में पड़े बर्तनों का ख्याल आया। बड़ी नीम दिली से वो किचन में गई और उन बर्तनों को धोने लगी। वो शाम के लिए अपने कपड़े निकालने के लिए एक बार फिर बेडरूम में आ गई और तभी उसने अपना सेल फोन बजते सुना। जब तक वो फ़ोन के पास पहुंची फ़ोन बंद हो चुका था। उस सालार और उसके सेल पर ही उसकी चौथी मिस्ड कॉल थी। उस सेल हाथ में उसकी अगली कॉल का इंतज़ार करने लगी। कॉल की बजाय उसका मैसेज आया। वो उसे अपने प्रोग्राम में तब्दीली के बारे में बता रहा था कि डॉक्टर सब्ताली के ड्राइवर 1 घंटे तक उसे वहाँ से डॉक्टर साहब के घर जाएगा और वो इफ्तार के बाद ऑफिस से सीधा डॉक्टर साहब के घर आने वाला था। चंद लम्हों के लिए उसका दिल चाहा फ़ोन को दीवार पर दे मारे, लेकिन वो उसका अपना फ़ोन था, सालार को क्या फ़र्क पड़ता। वो उससे रात को इतना लंबा चौड़ा इजहार मोहब्बत न करता तो आज उससे तवक्कात का अंबार लगाने बैठी होती, लेकिन सालार के हर जुमले पर उसने लाशऊरी तौर पर पिछली रात अपने दामन के साथ एक ग्रह बांध ली थी और ग्रहों से भरा वो दामन अब उसे बुरी तरह तंग करने लगा था। डॉक्टर सब्ताली घर पर नहीं थे। आंटी कुलसुम ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया और वो भी जिस हद तक मसनवी जोश और खरोश और इत्मीनान का मुजाहिरा कर सकती थी करती रही। आंटी के मना करने के बावजूद वो उनके साथ मिलकर इफ्तार और डिनर की तैयारी करवाती रही। डॉक्टर सब्ताली इफ्तार से कुछ देर पहले आए थे और उन्होंने मामा की संजीदगी नोट की थी, मगर उसकी संजीदगी का ताल्लुक सालार से नहीं जुड़ा था। वो जोड़ भी कैसे सकते थे। सालार इफ्तार के तकरीबन आध घंटे बाद आया था और इमामा से पहले नज़र मिलते ही सालार को अंदाज़ा हो गया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी खैर मुकद्दमी मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुराई थी, नहीं उसने डॉक्टर सब्ताली और उनकी बीवी की तरह गर्मजोशी से उसके सलाम का जवाब दिया था। वो बस नजरें चुरा कर लॉन्च से उठकर किचन में चली गई थी। एक लम्हा के लिए सालार को लगा कि शायद उसे गलत फहमी हुई है। आखिर वो उससे किस बात पर नाराज़ हो सकती है। वो डॉक्टर सब्ताली के पास बैठा उनसे बातें करता, अपने जहन में पिछले 24 घंटों के वाक़यात को दोहराता और कोई ऐसी बात ढूंढने की कोशिश करता रहा जो इमामा को खफा कर सकती थी। उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई। उनके दरमियान आखिरी गुफ्तगू रात को हुई थी और उसके बाजू पर सर रखे बातें करती सोई थी। खफा होती तो वो उलझ रहा था। कम अज़ कम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसे बुरा लगा हो। शायद यहाँ कोई ऐसी बात हुई हो। सालार ने खुद को बरी उल्ज़मा करार देते हुए सोचा, लेकिन यहाँ क्या बात हुई होगी। शायद मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हसास होकर सोच रहा हूँ। गलत फहमी भी हो सकती है मुझे। वो अब खुद को तसल्ली दे रहा था, लेकिन उसकी छठी ही उसे अब भी इशारा दे रही थी। बेशक वो उससे 9 साल बाद मिला था, लेकिन मगर 9 साल पहले देखे जाने वाला उसका हर मोड़ उसके जहन पर रजिस्टर्ड था और इमामा के इस मोड़ को भी जानता था। डिनर टेबल पर भी ज़्यादा गुफ्तगू डॉक्टर सब्ताली और सालार के दरमियान ही हुई। वो आंटी के साथ वक्फे सबको डिशेस सर्व करती रही। खामोशी अब भी बरकरार थी। वो डॉक्टर सब्ताली के साथ मस्जिद में तरावे पढ़ने आया और हिफ्ज़ कराने के बाद आज पहली बार तरावे के दौरान अटका। 1 बार नहीं 2 बार उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। वो 10:30 बजे के करीब डॉक्टर सब्ताली के घर से सईदा अम्मा के घर जाने के लिए निकले थे और सालार ने बुलाकर उससे पूछ ही लिया, तुम मुझसे खफा हो?
खिड़की से बाहर देखते हुए चंद लम्हों के लिए साख्त हुई। फिर उसने कहा, मैं तुमसे क्यों खफा होंगी? वो बस तो खिड़की की तरफ गर्दन मोड़े बाहर देख रही थी। सालार कुछ मुतमईन हुआ। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई जिस पर तुम्हारा मूड ऑफ होता। खिड़की से बाहर देखते हुए मामा ने उसकी बात सुनी और उसकी बरहमी कुछ और बढ़ी। यानी मैं अक्ल से पैदल हूँ जो बिला वजह अपना मूड ऑफ करती फिर रही हूँ, और उसने मेरे रवैया हरकतों का नोट से नहीं लिया। मैं तुम्हें आज फ़ोन करता रहा लेकिन तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया और ड्राइव करते हुए कह रहा था। इमामा को सोचते हुए अजीब सी तसल्ली हुई। अच्छा हुआ नहीं उठाया, यानी उसने महसूस तो किया कि मैं जानबूझकर उसकी कॉल नहीं लेती रही। फिर मैंने घर के नंबर पर फ़ोन किया, वो भी एंगेज था। तो मैं यकीनन इस वक्त मसरूफ़ थी इसलिए कॉल नहीं ले सकी। वो बेहद आम से लहजे में कह रहा था। वहाँ बेनियाजी की इंतहा थी। इमामा के रंज में इजाफा हो। फिर उसे याद आया कि उसके फ़ोन का बैलेंस खत्म हो चुका था। मुझे अपने फ़ोन के लिए कार्ड खरीदना है। सालार ने उसे एकदम कहते सुना। अपना हैंड बैग खोले उसमें से कुछ निकाल रही थी, और जो चीज़ उसने निकाल कर सालार को पेश की थी उसने चंद लम्हों के लिए सालार को सख्त कर दिया था। वो 1000 रुपये का एक नोट था। उसके तासुरात से बेखबर अब विंडो स्क्रीन से बाहर किसी ऐसी शॉप को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जहाँ वो कार्ड्स दस्तियाब होते। सालार ने अपनी तरफ बढ़े उसके हाथ को पीछे करते हुए कहा, वापसी पर लेते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं। इमामा ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें आंखें बंद करके अपना सेल फोन थमा दिया था जब तुम मेरी कुछ नहीं थी, तो अब क्या पैसे लूँगा तुमसे? गाड़ी में कुछ अजीब सी खामोशी दर आई थी। दोनों को एक वक्त कुछ याद आया था, और जो याद आया था उसने एकदम वक्त को वहीं रोक दिया था। बहुत गैर महसूस अंदाज में इमामा ने हाथ में पकड़े कागज़ के उस टुकड़े को बहुत सी तहों में लपेटना शुरू कर दिया। उसने उसकी सारी रकम लौटा दी थी, बल्कि उससे ज़्यादा ही जितनी उसने फ़ोन की बिल और उसके लिए खर्च की होगी। मगर एहसान, यकीनन उसके एहसानों का वज़न बहुत ज़्यादा था। उसने कागज़ की लिपटी तहों को दोबारा बैग में डाल दिया। सुबह से इकट्ठी की बदगुमानियों की धुंध एकदम छुट गई थी, या कुछ देर के लिए इमामा को ऐसा ही महसूस हुआ। बाहर सड़क पर धुंध थी और वो बड़ी एहतियात से गाड़ी चला रहा था। इमामा का दिल चाहा वो उससे कुछ बात करे, लेकिन वो खामोश था। शायद कुछ सोच रहा था या लफ्ज़ ढूंढ रहा था। आज सारा दिन क्या करती रही तुम? उसने बिलाखिर गुफ्तगू को दोबारा आगाज़ करने की कोशिश की थी। पूरा दिन फ्लैश की तरह इमामा की आंखों के सामने से गुजर गया। इमामा को निदामत हुई। वो जो कुछ करती रही थी उससे बता नहीं सकती थी। मैं सोती रही। उसने पूरे दिन को 3 लफ्ज़ों में समेट दिया। हाँ, मुझे अंदाज़ा था जाग रही होते तो मेरी कॉल ज़रूर रिसीव करते। एक बार फिर खामोशी छा गई। पापा, मम्मी और अनीता आ रही कल शाम, साला ने कुछ देर के बाद कहा। इमामा ने चौंक कर उसे देखा। तुमसे मिलने के लिए, उसने मज़ीद इजाफा किया। और बिलाखिर ससुराल के साथ उसका पहला राब्ता होने वाला था। इमामा को अपने पेट में ग्रह लगते महसूस हुए। तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया है? उसने बेहद निपेतले अंदाज में पूछा। नहीं, फिलहाल नहीं, लेकिन आज बताऊंगा पापा को फ़ोन पर, वो विंडो स्क्रीन से बाहर देखते हुए कह रहा था। इमामा ने उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। कोई परेशानी, तशवीश, अंदेशा, खदशा, खौफ, पछतावा, वो कुछ भी पढ़ने में नाकाम रही। उसका चेहरा बेतासर था, और अगर उसके दिल में कुछ था भी तो वो उसे बड़ी महारत से छुपाए हुए था। साला ने उसको खोजती नज़रों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसने इमामा की तरफ देखा और मुस्कुराया। इमामा ने बेख्तियार नज़रें हटाई। अनीता की फ़्लाइट 5:30 बजे और पापा की 7 बजे। मैं कल बैंक से जल्दी एयरपोर्ट चला जाऊंगा। फिर मम्मी और पापा को लेकर मेरा ख्याल है 9 या 9:30 बजे तक घर पहुंचूंगा। ये तुमने क्या पहना हुआ है? सालार ने एकदम उसके लिबास की तरफ मतवज्जा होते हुए कहा। 3 घंटे 45 मिनट के बाद आखिर उसे याद आया कि मैंने कुछ पहना हुआ है। ये सोचकर इमामा की खफगी में कुछ इजाफा हुआ। कपड़े, इमामा ने जवाब दिया। सालार उसकी बात पर बेख्तियार हंसा। जानता हूँ कपड़े पहने, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। इमामा गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी कि अब वो तारीफ करेगा। उसने सोचा, देर से सही, लेकिन उसे मेरे कपड़े नज़र तो आए। इसकी खफगी में कुछ और कमी हुई। कौन सा कलर है ये? सालार ने अपने पैरों पर पहली कुल्हाड़ी मारी। खिड़की से बाहर देखते हुए मामा का दिल चाहा वो चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद जाए। 3.25 घंटे में उसके कपड़ों का रंग भी नहीं पहचान सका था। उसका मतलब था कि उसने उसे गौर से देखा नहीं था। पता नहीं, उसने उसी तरह खिड़की से बाहर जागते हुए बेहद सर्द लहरी से कहा, हाँ, मैं भी अंदाज़ा नहीं कर सका। आजकल ख्वातीन पहनती भी तो बड़े अजीब अजीब कलर हैं। साला ने इसके लहजे पर गौर किए बगैर आम से अंदाज में कहा।
वो जिंक और कॉपर के सबसे ज्यादा इन शेड को अजीब कह रहा था। इमामा को रंज सा रंज हुआ। साला शोहरों की तारीखी गलतियां दोहरा रहा था। इस बार इमामा का दिल तक नहीं चाहा कि वो उसकी बात का जवाब दे। वो उस काबिल नहीं था। उसे याद आया उसने कल भी उसके कपड़ों की तारीफ नहीं की थी। कपड़े उसने तो उसकी भी तारीफ नहीं की थी। इजहार मोहब्बत किया था उसने, लेकिन तारीफ तो नहीं की थी उसने। वो जैसे पिछली रात को याद करते हुए तस्दीक कर रही थी। उसे दुख हुआ। क्या उसे इतनी भी खूबसूरत नहीं लगी थी कि वो एक बार ही कह देता? कोई एक जुमला, एक लफ्ज़, कुछ भी नहीं। एक बार फिर खुद तरसी का शिकार होने लगी। औरत इजहार मोहब्बत और सताइश को कभी अहम मानी नहीं समझती। एक काम मर्द करता है और गलत करता है। ड्राइंग करते हुए सालार को अंदाज़ा नहीं हुआ कि गुफ्तगू के लिए मौज़ूआत की तलाश में इधर उधर की बातें करते उसने किस कदर संगीन मौजू को छेड़ दिया था। वो बड़े इत्मीनान से जैसे एक बार वही सुरंग के ऊपर पाँव रखकर खड़ा हो गया था जो उसके पाँव उठाती फट जाती। सईदा अम्मा की गली में गाड़ी पार्क करने के बाद सालार ने एक बार फिर इमामा के मूड में तब्दीली महसूस की। उसने एक बार फिर उसे अपना वहम गर्दाना। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर सब्ताली के घर पर भी यही गलतफहमी का शिकार रहा। आखिर हो क्या गया है मुझे? वो भला क्यों सिर्फ 24 घंटे में मुझसे नाराज होती फिरेगी? उसने इत्मीनान से सोचा। सईदा अम्मा दरवाज़ा खोलती इमामा से लिपट गई थी। चंद लम्हों बाद वो आंसू बहा रही थी। सालार जज्बस हुआ। आखिर इतने अरसे से वे इकट्ठे रह रही थी। यकीनन दोनों एक दूसरे को मिस कर रही होंगी। उसने बिलाखिर खुद को समझाया। सईदा अम्मा ने सालार के सलाम का जवाब दिया नहीं, हमेशा की तरह उसे गले लगाकर प्यार किया। उन्होंने इमामा को गले लगाया, उससे लिपट कर आंसू बहाए और फिर उसे लेकर अंदर चली गई। वो हक्का बुक्का दरवाजे में ही खड़ा रह गया था। उन्हें क्या हुआ? वो पहली बार बुरी तरह खटका था। अपने एहसास को वहम समझकर झटकने की कोशिश इस बार कामयाब नहीं हुई। कुछ गलत था, मगर क्या? वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर उसने पलटकर बैरूनी दरवाजा बंद किया और अंदर चला आया। वो दोनों कुछ बातें कर रही थी। उसे देखकर एकदम चुप हो गई। सालार ने इमामा को अपने आंसू पोंछते देखा। वो एक बार फिर डिस्टर्ब हुआ। मैं चाय लेकर आती हूँ। बादाम और गाजर का हलवा बनाया है आज मैंने, सईदा अम्मा कहते हुए खड़ी हुई। सालार ने बेख्तियार उन्हें टोका। सईदा अम्मा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खाना खाकर आए और चाय भी पी लिए, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो कहते कहते रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वो पेशकश सरे से उसे की नहीं गई थी। सईदा अम्मा मुकम्मल तौर पर इमामा की तरफ मतवज्जा थी और इमामा उसे कुछ खाने पीने में मतअमल नजर नहीं आई। मैं खाऊंगी और मैं आपके साथ चलती हूँ। आप किस तरह उठाएंगी बर्तन? इमामा ने सईदा अम्मा से कहा और फिर उनके साथ ही किचन में चली गई। सालार रोनिकों की तरह वहाँ बैठा रह गया। अगले 15 मिनट उस सूरत हाल पर गौर करता वहीं बैठा कमरे की चीज़ों को देखता रहा। आखिर 15 मिनट के बाद इमामा और सईदा अम्मा की वापसी हुई। उसे इमामा की आंखें पहले से कुछ ज्यादा सुर्ख और मतवरम लगी। यही हाल कुछ उसकी नाक का था। वो यकीनन किचन में रोती रही थी, मगर किस लिए? वो अब उलझ रहा था। कम अज कम अब वो आंसू से सईदा अम्मा और उसकी बाहमी मोहब्बत और एगानत का नतीजा नहीं लग रही थी। सईदा अम्मा के चेहरे और आंखों में उसे पहले से भी ज्यादा सर्द मेहरी नजर आई। उसे उस वक्त चाय में दिलचस्पी थी, न किसी हलवे की तलब। कुछ भी खाना उसके लिए बदहजमी का बास होता, लेकिन जो माहौल एकदम वहाँ बन गया था उसने उसे ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात कर दिया था। किसी इनकार के बगैर उसने खामोशी से प्लेट में थोड़ा सा हलवा निकाला। इमामा ने डॉक्टर सब्ताली के घर की तरह यहाँ भी उससे पूछे बगैर उसकी चाय में 2 चम्मच चीनी डालकर उसके सामने रख दी। फिर अपनी प्लेट में लिया हलवा खाने लगी। चंद मिनटों की खामोशी के बाद आखिर सईदा अम्मा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। अपने हाथ में पकड़ी प्लेट एक तरफ रखते हुए उन्होंने अपनी ऐनक को नाक पर ठीक करते हुए तेज नजरों से सालार को घूरा। अपनी प्लेट में डाले हलवे को चम्मच से हिलाते सालार ठिठका। उसने पहले सईदा अम्मा को देखा, फिर इमामा को। वो भी ठिठकी थी और कुछ गड़बड़ाई भी। सालार के पीठ पीछे उसकी बुराई और उसके गिले शिकवे करना और बात थी, मगर उसके सामने बैठकर वही कुछ दोहराना, खास तौर पर जब उन इल्जामात का कुछ हिस्सा कभी झूठ पर मुबनी हो, किसी झूठ पर मुबनी हो, वाकई घबरा गई थी। सालार को इस सवाल ने तबसरा लगा। जी, उसने उनकी तायद की। वो मर्द दोजख में जाते हैं जो अपनी बीवियों को तंग करते, सईदा अम्मा ने अगला जुमला बोला। इस बार सालार फौरी तौर पर तायद नहीं कर सका। वो खुद मर्ददार शौहर भी लाखों इमामा पर मरता, लेकिन बीवी की मौजूदगी में उस तबसरे की तायद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुस्ताक था। वो शादी के दूसरे ही दिन इतनी फरमाबरदारी नहीं दिखा सकता था जिस पर वो बाद में सारी उम्र पछता था।
इस बार कुछ कहने के बजाय उसने चाय का कप होठों से लगा लिया। उसकी खामोशी ने सईदा अम्मा कुछ और तपा दिया। दूसरों के दिल दुखाने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। सालार ने हलवा खाते खाते उस जुमले पर गौर किया, फिर तायद में सर हिला दिया। जी बिल्कुल। सईदा अम्मा को इसकी ढटाई पर गुस्सा आया। शरीफ घराने के मर्दों का वतेरा नहीं है कि दूसरों की बेटियों को पहले बिया कर ले जाएं और फिर उन्हें पहली बीवियों के किस्से सुनाने बैठ जाएं। इमामा की जैसे जान पर बन गई। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था। आपकी चाय ठंडी हो रही है अम्मा, उसने सूरत हाल संभालने की कोशिश की। सालार ने बारी बारी उन दोनों को देखा। उसे उस जुमले का सर फिर समझ में नहीं आया था और पहले जुमले से उनका क्या ताल्लुक था वो भी समझ नहीं पाया, लेकिन तायद करने में कोई बुराई नहीं थी क्योंकि बात मुनासिब थी। ठीक कर रही हैं आप, उसने बिलाखिर कहा। उसकी सादतमंदी ने सईदा अम्मा को मजीद तपा दिया। शक्ल से कैसा शरीफ लग रहा है, इसीलिए तो सब्त भाई भी धोखा खा गई। उन्होंने डॉक्टर सब्त अली को गलती करने पर छूट दी। आमना के लिए बहुत रिश्ते थे। सईदा अम्मा ने सिलसिला कलाम जोड़ा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक गलत आदमी को इमामा की कद्र कीमत के बारे में गलत लेक्चर दे रहे थे। हलवे की प्लेट हाथ में ले सालार ने एक नजर इमामा को देखा, फिर सईदा अम्मा को, जो बेहद जोश व खरोश से कह रही थी। इस सामने वाले जहूर साहब के बड़े बेटे ने आमना को कहीं देख लिया था। माँ बाप को साफ साफ कह दिया उसने कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से। हालांकि बेटी के साथ बचपन की मंगनी भी तोड़ दी। इस बार सालार ने हलवे की प्लेट टेबल पर रख दी। वो कम अज कम इमामा के किसी ऐसे रिश्ते की तफसीलात मजे से हलवा खाते हुए नहीं सुन सकता था। इमामा ने इस बार सईदा अम्मा को रोकने की कोशिश नहीं की थी। बड़ी ही आमियाना बात थी, लेकिन वो भी जैसे चाहती थी कि कोई सालार को बताए कि वो काबिल कदर है। वो उसे सिर्फ बीवी समझकर बर्ताव नहीं कर सकता। जूते घिस गए लड़के की माँ के यहाँ के चक्कर लगा लगा कर मोहल्ले के हर मुअज़्ज़िज़ आदमी से कहलवाया उसने। मेरे बेटे तक को इंग्लैंड फोन कराया उस रिश्ते के लिए, सईदा अम्मा बोल रही थी। सालार अब बेहद संजीदा था और इमामा कदरे ला ताल्लुकी के अंदाज में सर झुकाए हलवे की प्लेट में चम्मच हिला रही थी। उसके माँ बाप ने कहा कि जो चाहे हक मेहर में लिखवा ले, बस अपनी बच्ची को हमारी बेटी बना दे। सालार ने बेहद जताने वाले अंदाज में अपनी रिस्ट वॉच यूं देखी जैसे उसे देर हो रही थी। सईदा अम्मा को उसकी इस हरकत पर बुरी तरह ताव आया। उस गुफ्तगू के जवाब में कम अज कम उससे बेनियासी की तवक्का नहीं कर रही थी। अभी आज भी उसकी माँ आई हुई थी। बहुत अफसोस ही कह रही थी कि बड़ी ज़ियादती की उनके बेटे के साथ मैंने। एक बार नहीं 2 बार कह रही थी कि वो हमें छोड़कर किसी एरे गेरे के साथ पकड़कर बिया दिया। मेरा बेटा क्यों नजर नहीं आया आपको? रानियों की तरह रखता आमना को, देख देख कर जीता उसे। सईदा अम्मा मुबालिगा में से की आखिरी हदूद को छूने की सरतोड़ कोशिश कर रही थी। सामने बैठे हुए शख्स के चेहरे पर अब भी मरूबियत नाम की कोई चीज नमूदार नहीं हुई थी। उस संजीदा चेहरे के साथ उन्हें एक टिक देख रहा था। सईदा अम्मा को लगा उन्होंने उसके साथ शादी करके वाकई आमना की किस्मत फोड़ी थी। बेहद खफी के आलम में उन्होंने सर्दी के मौसम में भी पानी का ग्लास उठाकर एक घूंट में पिया था। उसकी खामोशी इमामा को भी बुरी तरह चुभी थी और रात को उससे क्या कुछ कह रहा था, और अब यहाँ सईदा अम्मा को बताने के लिए उसके पास एक लफ्ज़ भी नहीं था कि उसके लिए अहम है या उसका ख्याल रखेगा या कोई और वादा, कोई और तसल्ली, कोई और बात। कुछ तो कहना चाहिए था उसे सईदा अम्मा के सामने। उसे अजीब बेकदरी और बेवक्ती का एहसास हुआ था। रंज कुछ और सो हुआ, फासिला कुछ और बड़ा था। उसने किसी दूसरे के सामने भी उसे तारीफ के 2 लफ्ज़ों के काबिल नहीं समझा था। अकेले में तारीफ न करे, लेकिन यहाँ भी कुछ कह देता कुछ तो उसका दिल एक बार फिर भर आया। वही नहीं चाहती थी कि सालार उससे रिवायती शौहरों वाला रवैया रखे, लेकिन खुद वो उससे रिवायती बीवी वाली सारी तवक्कात ले बैठी थी। बहुत देर हो गई, मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए। मुझे सुबह ऑफिस जाना है। आजकल काम कुछ ज़्यादा है। सालार का पैमाने सबर लबरेज हो गया था। उसने बड़े तहम्मुल के साथ सईदा अम्मा से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। वह अब इमामा के खड़े होने का मुंतजर था, लेकिन इमामा ने टेबल पर रखे बर्तन उठाकर ट्रे में रखते हुए उसे देखे बगैर बड़ी सर्द मेहरी के साथ कहा, मैं आज यहीं रहूंगी सईदा अम्मा के पास। सालार चंद लम्हों के लिए बोझका रह गया। उसने पिछले कई घंटों में एक बार भी ऐसा कोई इरादा जाहिर नहीं किया था कि वो सईदा अम्मा के पास रात गुजारने का इरादा रखती है, और अब एकदम बैठे बिठाए फैसला, हाँ बिल्कुल यही छोड़ जाओ इसे। सईदा अम्मा ने फौरी तायीद की। इमामा उसके इनकार की मुंतजर थी। ठीक है, रहना चाहती है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं, सालार ने बड़ी सहूलत से कहा। बर्तन समेटती इमामा ने बेचैनी से उसे देखा। उसने 1 मिनट के लिए भी उसे साथ ले जाने पर इसरार नहीं किया था। वो इतना तंग आया
हुआ था इससे पहले कि सालार कुछ और कहता, वो एक झपाकी के साथ कमरे से निकल गई। सईदा अम्मा ने बेहद कहर आलूद नजरों से उसे देखा। सालार ने जैसे इमामा के हर इल्जाम की तस्दीक कर दी थी। सालार को इमामा के उन जाने की वजह समझ में आई, न सईदा अम्मा की उन मलामती नजरों का मफहूम समझ सका। वो गुफ्तगू जितनी अपसेट करने वाली थी, इतना इमामा का एकदम किया जाने वाला ऐलान था कि वो आज यहीं रहेगी। उसे बुरा लगा था, लेकिन इतना बुरा नहीं लगा था कि वो उस पर एतराज़ या खफगी का इजहार करता, और वो भी सईदा अम्मा के सामने। ओके, मैं चलता हूँ फिर। वो सईदा अम्मा के साथ बाहर सहन में निकल आया। उसका ख्याल था इमामा किचन में बर्तन रखकर उसे खुदाफिज कहने तो ज़रूर आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई थी। वो कुछ देर सईदा अम्मा से बेमकसद बातें करता सहन में खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा। सईदा अम्मा के लहजे में इतनी सर्द महरी न होती तो उनसे इमामा को बुलवाने कहते उसे झिझक महसूस न होती। सईदा अम्मा के घर से निकलते उसने पहली बार उस मोहल्ले, उसके सामने वाले घर को सर उठाकर देखा था। वहां से अकेले वापस आना उसे घुल रहा था। उतने साल उसके बगैर ही रहा था, उसे कभी तन्हाई नहीं चुभी थी। उसने एक रात उसके साथ गुजारी था, तन्हाई का मफहूम उसके समझ में आ गया था। वहां से वापसी की ड्राइव की जिंदगी की सबसे तवील ड्राइव थी।